हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि आईटीआर 1 ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में किस तरीके से फाइल करनी है। आईटीआर 1 फाइल करने के लिए सबसे पहले आप आ जाएंगे अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। पोर्टल पे आने के बाद आपको जाना है ई फाइल पे, देन इनकम टैक्स रिटर्न और फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। यहाँ जाने के बाद आपके पास ये जो पेज है ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। फिलहाल हमें 25-26 की रिटर्न फाइल करनी है, तो 25-26 करंट असेसमेंट ईयर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको जो मोड ऑफ फाइलिंग है, मोड ऑफ फाइलिंग यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्ट कर लेना है। देन आप जाएंगे कंटिन्यू के बटन पे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास जो ऑप्शन है ये आ जाएगा इंडिविजुअल, एचयूएफ या अदर्स। ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स पोर्टल सिलेक्ट कर लेगा आपके पैन के अकॉर्डिंग कि आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या अदर्स हो। राइट, यहाँ से आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। आईटीआर 1 हम फाइल करना सीख रहे हैं न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम से। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आप क्लिक करेंगे। देन आपको ये क्या करें कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये सब डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। ओके पे क्लिक करके हम लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा जो अभी आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहने वाली है वो न्यू टैक्स रिजीम है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर। कैसे ऑप्ट करना है मैं इसी आईटीआर के अंदर आप लोगों को बताऊंगी। आपको आगे क्या करना है, आपको रीजन बताना है कि किस रीजन की वजह से आप लोग अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। जनरली ज्यादातर लोग जो है वो अदर्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं कि अदर रीजन की वजह से हम लोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता। जो आपके डिफेक्टेड रिटर्न्स आती है उनमें मेन रीजन ये भी रहता है कि आप गलत तरीके से ऑप्ट कर लेते हो कि आपका रीजन क्या है आईटीआर फाइल करने का। आप करेक्ट रीजन ऑप्ट कीजिए, डिफेक्टेड रिटर्न अदरवाइज आपकी आ जाएगी। सबसे पहले तो देखिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अगर आपकी इनकम ज्यादा है, 90% केसेस में आपके पास यही ऑप्शन ऑप्ट होगा, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन से ऑलमोस्ट लोगों की इनकम ज्यादा होती है जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं। या फिर अगर आप सेक्शन 139(1) के 7th प्रोवाइजो में आते हो तो आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। अब 7th प्रोवाइजो में क्या क्या आएगा देखिए, या तो आपके करंट अकाउंट में एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट हुआ हो, या 2 लाख से ज्यादा आपने फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च किए हो, या फिर 1 लाख से ज्यादा का आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया हो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की हो 1 लाख से ज्यादा की, या फिर आप सेक्शन 139(1) के 7th प्रोवाइजो के क्लोज 4 के अंतर्गत आते हो, यानी फॉरेन में आपका कोई बैंक अकाउंट है जिसके आप ऑथराइज सिग्नेटरी हो, या फॉरेन में आपकी कोई एसेट्स है, तो आपको यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप अदर पे कर सकते हो। मैम हम अदर में कौन से केसेस बच गए, अदर में वो केसेस बच गए जहां बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के भी नीचे आते हो, यानी आपकी इनकम जो है 2,35,000 है, तो 2,35,000 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी कम की इनकम है। अगर इतनी इनकम आपकी है तो आप अदर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ आप ओके पे क्लिक कर देंगे। देन आपसे पूछ रहा है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। आप लोगों को सबसे पहले अपनी पर्सनल जो वेरिफिकेशन है वो कर लेनी है कि आपका पैन, आधार, एड्रेस सब कुछ ठीक है। अगर वो सब कुछ ठीक नहीं है तो आपको माई प्रोफाइल में जाकर के चेंज कर लेना है। देन आपको पूछेगा कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है, आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसके एम्प्लॉय हो, पेंशनर हो, या आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो तो अदर्स पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपसे पूछ रहे कि किस सेक्शन के अंदर आप लोग आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हो। देखो आईटीआर फाइल करने के लिए जैसे अब फिलहाल जो हम आईटीआर फाइल करेंगे वो 139(1) में करेंगे। जो ओरिजिनल रिटर्न फर्स्ट टाइम जाती है वो 139(1) में जाती है। अगर टाइमली जाए तो लेट जाएगी, यानी ड्यू डेट के बाद जाएगी लेट फीस के साथ, तो 139(4) में जाएगी। 139(5) में जाएगी तो यानी रिवाइज्ड आईटीआर, इसी आईटीआर को अगर मैं रिवाइज करना चाहूंगी तो 139(5) में जाएगी। ठीक है, आगे आपसे पूछ रहे कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहते हो या न्यू टैक्स रिजीम लेना चाहते हो। मैं यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने यस के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में है तो ओल्ड में जाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, न्यू इसको यस पे क्लिक कर देंगे। देन आपको बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। ऑलरेडी एक बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड है, क्योंकि जो लास्ट ईयर हमने इसकी आईटीआर में डाला था वो ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड हो गया। ठीक है, अगर आपके पास अपडेटेड नहीं है तो आप यहाँ से ऐड अनदर पे जाकर के जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। देन अगेन आपको बैंक अकाउंट नंबर कंफर्मेशन के लिए एंटर करना है। अकाउंट टाइप आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि सेविंग है, करंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है।
देन आपको होल्डर टाइप सेलेक्ट करना है कि ये प्राइमरी है या जॉइंट होल्डर है, आईएफएससी कोड, और नॉमिनेशन फॉर रिफंड के लिए आपको एक बैंक अकाउंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मैम एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हम लोग ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, आप इस बैंक को वैलिडेट करके अनदर बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। इवन सभी बैंक अकाउंट्स की आपको डिटेल देनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर, ठीक है। इसको अब हम वैलिडेट कर देंगे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद। बैंक डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको जाना है ग्रोस टोटल इनकम पे। जैसे ही हम ग्रोस टोटल इनकम पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसकी फुलफिल है। इस पर्सन की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डली हुई है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से डली? ये इन्फॉर्मेशन आपकी पोर्टल ने उठाई है आपके 26 AS से और AIS से, ठीक है। तो जो 26 AS के अंदर सैलरी थी और AIS के अंदर जो सैलरी है और फॉर्म 16 में जो सैलरी है वो सब आपको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। हो सकता है आपकी सैलरी फॉर्म 16 में ज़्यादा हो और AIS में कम हो, तो यहाँ पे ये सैलरी कम भी तो उठा सकता है ना। या एक आधा कोई आपका ऐसा एम्प्लॉयर भी रहा जिसने आपका TDS डिडक्ट नहीं किया, आपने कोई पार्ट टाइम जॉब की, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखानी है। आप दो जगह से भी सैलरी शो कर सकते हो क्लाइंट की। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 26 AS और AIS जरूर चेक कर लीजिएगा याद से। यहाँ पे आपको अपना जो 17(1) के अंदर जितनी भी आपकी सैलरी है वो यहाँ पे सैलरी आप दिखा दोगे। 17(2) में आपको क्या दिखाना है, 17(2) में दिखाएंगे आप अपने परक्विजिट्स। अगर कोई ऐसी वैल्यू आपको रिसीव हुई है अपने एम्प्लॉयर से जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है लेकिन मनी में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे आपको हाउस रेंट अलाउंस ना मिल के उसने रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, यानी खुद से एक हाउस दे दिया कि भैया इसके अंदर आके रहो, तो वो रेंट फ्री अकोमोडेशन हो जाएगा। तो उसकी जो भी वैल्यू है, मोनेटरी वैल्यू, आप उसको इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट तो कर सकते हो ना, कि बाहर पैसा देते तो कितना देता। तो यहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मोनेटरी वैल्यू, यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखनी है। अदर देन दैट आपको फूड्स की कोई कूपन मिल गई, यानी परक्विजिट्स के तौर पे आपको कोई कुक दे दिया, तो जो बेनिफिट्स अदर आपको मिले वो यहाँ पे आपको एंटर कर देने हैं। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी कि कोई भी कंसीडरेशन आपको मिल गया, ठीक है, अदर देन सैलरी आपको कुछ भी कंसीडरेशन मिला वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ध्यान रखिएगा ये जो प्रॉफिट्स हैं अदर देन सैलरी होते हैं, जैसे कि कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, नोटिस पीरियड की अगर सैलरी दे दी एम्प्लॉयर ने, जैसे 1 महीने के बाद आपने हटना था, 1 महीने का नोटिस देना जरूरी था एम्प्लॉयर को हटाने के लिए, लेकिन उसने पहले ही हटा दिया और आपको सैलरी भी दे दी 1 मंथ की, तो वो भी 17(3) में आएगी। ध्यान रखिएगा कुछ भी अगर आपको अदर देन सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो आपका 17(3) में आएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया 17(3) में कौन सी चीजें आएंगी। अब आगे अगर आप देखो तो आपके पास एग्जाम्ड अलाउंसेस दिए हुए हैं, जितने भी एग्जाम्ड अलाउंसेस हैं वो आपको यहाँ पे शो करने हैं। अगर आपके पास लीव ट्रेवल कंसेशन है, डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी आपको रिसीव हुई है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर कोई भी ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और आपको यहाँ पे उसकी अमाउंट जो है वो एंटर कर देनी है। अगर आपको HRA रिसीव हो रहा है, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा हाउस रेंट अलाउंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में। बट यहाँ पे डायरेक्टली पहले हम अमाउंट लिख देते थे, डायरेक्टली HRA की डिडक्शन मिल जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। HRA के एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए आपने जो शेड्यूल है इसका, वो शेड्यूल कंप्लीट फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ आपको अपना प्लेस ऑफ वर्क दिखाना पड़ेगा कि आप मेट्रो सिटी में रहते हो या नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो। मेट्रो सिटीज आपके पास कौन सी होती हैं? दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, ये आपके पास मेट्रो सिटीज है, ठीक है। तो मेट्रो सिटीज आपको अलग से दिखानी है। नॉन मेट्रो सिटीज के हो तो आपको यहाँ पे नॉन मेट्रो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नॉन मेट्रो सिलेक्ट कर लिया। HRA कितना रिसीव हुआ, जो HRA आपको रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना। फॉर एग्जांपल 5,20,000 आपके पास आ गया। एक्चुअल में कितना रेंट आपने पे किया? 5,20,000 आपके पास रेंट रिसीव हुआ, ठीक है। इसको 2,20,000 कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक्चुअल रेंट जो आपने पे किया वो आपको डाल देना है। एक्चुअल में हमने इतना रेंट पे किया। बेसिक सैलरी, अब देखो जो ऊपर सैलरी आई है दैट इज नॉट द बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी नहीं है। इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होंगी, डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होगा, बोनस इंक्लूड होगा। तो आपको जो बेसिक सैलरी के अमाउंट सैलरी स्लिप पे आपको मिल जाएगी, या 12 मंथ्स की जो वो एक सैलरी स्टेटमेंट आती है उसमें मिल जाएगी। यहाँ से आपने जो बेसिक सैलरी है वो एंटर कर देनी है। बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पे एंटर कर दी, ठीक है। तो उस बेस पे आपकी डिडक्शंस जो है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ पे 40% और 50% ऑफ सैलरी
वो आपको दिखाना है। 50% आपको लेनी है किस केस में, मेट्रो सिटीज के केस में, और 40% आपको लेनी है नॉन मेट्रो सिटीज के केस में। यहाँ पे आपको, अगर हमने देखिए यहाँ पे नॉन मेट्रो सिटी लिया था तो यहाँ पे 40% ऑफ बेसिक सैलरी कैलकुलेट करके आपको इधर लिख देना है, जो आपके पास निकल करके आएगा हमारे यहाँ पे 8,50,000 का अगर मैं करूँगी 40% तो 3,40,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिजिबल एग्जाम्पशन आपकी है वो 1,55,000 की आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको HRA कैलकुलेट कर लेना है। अदर जितनी भी आपकी एग्जाम्पशंस हैं आपको यहाँ पे दिखा देनी है। कमिटेड पेंशन अगर आपको कोई भी रिसीव हुई, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी अगर कोई रिसीव हुई है, तो यहाँ पे जितनी भी एग्जाम्पशंस हैं वो आपको दे रखी है। एज पर एप्लीकेबिलिटी आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको अमाउंट को एंटर कर देना है। यहाँ ये सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। और ध्यान रखिएगा डिडक्शन ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन कितनी है आपकी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में हमारी जो डिडक्शन है वो 75,000 की होती है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पूछेगा, आपको एडिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लेना, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है लेट आउट है तो लेट आउट के बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको क्या करना है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अपनी एंटर करनी है, जितनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। अगर आपको कोई ग्रॉस रेंट रिसीव हुआ है जैसे कि 1,80,000 का अगर आपको रेंट रिसीव हुआ वो यहाँ पे डालिए। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। कोई अनरियलाइज्ड रेंट आपका रिसीव हुआ तो वो आपको लिखना है, लेकिन 30% लेस करके लिखिएगा। जैसे 1 लाख का अगर कोई एरियर आपका था, अनरियलाइज्ड रेंट था, वो आपको रिसीव हुआ, तो यहाँ पे 1 लाख में से 30,000 माइनस करके यहाँ आपको कितने दिखाने हैं, 70,000 दिखाने हैं। क्लियर? ये दिखाने के बाद आपको अगर कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है तो सेक्शन 24B से रिलेटेड इंटरेस्ट आपको यहाँ दिखाना है। ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल बतानी है कि कितना लोन आपने लिया था, कहाँ से लिया था। जो बैंक है, बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, या फिर अदर देन बैंक लिया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे अदर देन बैंक सिलेक्ट करें। बैंक का नाम आपको डालना है, लोन अकाउंट नंबर आपको देना है। देखिए इस बार आपसे डाटा बहुत ज़्यादा मांगा गया है, आपको लोन अकाउंट का नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो लोन आपने लिया हुआ है, सेंक्शन कब हुआ था लोन, वो आपको यहाँ पे डालना है, किस डेट को आपका लोन सेंक्शन हुआ, कितना अमाउंट ऑफ लोन था, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी 31 मार्च 25 को कितना बाकी था। जैसे कि आपने लोन लिया जी 10,40,000 का, लेकिन ईयर एंड तक जो था वो 9,80,000 का पेंडिंग है, तो आपको वो दिखाना है 31 मार्च को या कितना पेंडिंग था। देन आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है, जितना आपने कैपिटल बोरो किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आपको सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे अदर सोर्सेज की इनकम पूछेगा। अगर आपके पास अदर सोर्सेज की कोई भी इनकम है तो वो आप यहाँ पे लिख देना। इनकम टैक्स का रिफंड आया, सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट आपका आया है, या फिर आपने कोई अदर इनकम, कमीशन की इनकम अर्न की है, तो वो आप यहाँ पे सारी दिखा देना। और ध्यान रखिएगा 26 AS और AIS में ध्यान से देख लेना कि कोई अदर इनकम तो नहीं है जिसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है वो रिसीव हो रहा हो, या अदर कोई इनकम आपकी आ रही हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो आप यहाँ पे दिखा देना। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है 5,000 तक की, वो आप यहाँ दिखा देना। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आपका रिसीव हुआ एज पर सेक्शन 10(10)D जो कि कंप्लीटली एग्जाम्प्ट है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का आया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का आया। तो कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम अगर आपकी आ रही है एज पर सेक्शन 10 तो वो आपको यहाँ पे शो कर देनी है। और शो करने के बाद यहाँ अमाउंट लिख दीजिएगा, देन सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास आ गया, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर इनकम है। देखिए सभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे नहीं आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखिए। ओनली 112A सेक्शन के जो यूनिट्स आप बेचते हो, जैसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर आपने सेल किया, या फिर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो है वो आपने सेल किए, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आपने सेल किया, और उनके ऊपर अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो उसकी इनकम यहाँ पे आ जाएगी, बशर्ते अगर उसका जो प्रॉफिट है, देखिए ध्यान से, उसका जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1,25,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 1,25,000 से ज्यादा का है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। 1,25,000 तक का ही कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो यहाँ पे आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। देन आपसे टोटल डिडक्शंस पूछेगा। ATC की अगर आपकी कोई डिडक्शन है तो वो यहाँ डालेंगे आप।
यहाँ पे आपने ध्यान रखिएगा ब्रेकअप देना है कंप्लीट एटीसी की, यहाँ पे अमाउंट डालिए और पॉलिसी नंबर डालिए। आपको जो भी आपने एलआईसी लिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड का जो भी नंबर है, आपको यहाँ पे सभी के डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देने ज़रूरी है। डायरेक्ट ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पशन नहीं डालनी है। क्लियर? तो जितने भी आप यहाँ पे एग्जाम्पशन डिडक्शंस लेंगे, आपने उनके अकाउंट नंबर देने हैं। एग्जाम्पशन नहीं, सॉरी, डिडक्शंस आएंगे आपके एटी में। अब यहाँ पे अगर आपको पेंशन फंड स्कीम से रिलेटेड कोई पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड है, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देनी है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने 1 लाख एंटर किया, ये प्लान ऑफ टैक्स पेयर जो है ये एनेबल हो गया। दैट मीन्स क्या है, ये हमारे पास है परमानेंट जो रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है उसकी डिटेल आपको देनी है। यानी कुछ भी गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं है, हर एक डिटेल आपसे मांगी है। जितनी भी डिडक्शंस आप लेंगे उसके डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देने, उसके प्रोवाइड करने, उसका जेन्युइन डाटा आप लोगों को अब ज़रूरी कर दिया गया है। तो ये सारी डिडक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। जो जो डिडक्शंस आपके पास अवेलेबल है, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, वो आप क्लेम कर लेना। जैसे 80D की डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ, अगर आपके अपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो यहाँ पे यस को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यहाँ पे डाल दीजिएगा, जितना भी आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा आया है। इसके बाद अगर हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया तो यहाँ पे देखिए ब्रेकअप ऑफ वैल्यूज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। और यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे जाके इंश्योरेंस कंपनी का नाम डालना है, पॉलिसी नंबर डालना है, हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट डालना है। यानी डायरेक्टली डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे हर एक डिटेल देनी जरूरी है। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ भी जाएगा, पॉलिसी का नंबर आपको देना है, हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट आपको देना है। क्लियर? तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डालने के बाद। कंप्लीट डिडक्शंस आप लोग एक बार देख लेना, सारे डिडक्शंस के साथ डिटेल्स जरूर देनी पड़ेंगी। 80E की डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऐसे 80E की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप हायर एजुकेशन के लिए लेते हैं, यहाँ भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि लोन कहाँ से लिया, बैंक का नाम क्या है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है। ठीक है, लोन अकाउंट नंबर आपको देना है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन आपको देना है, टोटल अमाउंट कितनी थी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, इंटरेस्ट कितना है, हर एक डिटेल। यानी हर डिडक्शन के साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी जरूरी है। डायरेक्ट कोई भी डिडक्शन गवर्नमेंट इस बार नहीं देना चाह रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डिडक्शन अलाउड नहीं कर रही है गवर्नमेंट। 80G के अंदर भी आपको कंप्लीट डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि आपने किस मोड से जो है पेमेंट दी है, टोटल डोनेशन कितनी दी, इलिजिबल अमाउंट कितना है, किसको डोनेशन दिया, सामने वाली पार्टी का पैन तक आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी डिडक्शंस डालने के बाद आपको कंफर्म के बटन पे यहाँ क्लिक कर देना है। देन आपके पास ये जो टैक्स पेड है इसके ऊपर क्लिक कर लो। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ जाएगी आपके पास कि जो सैलरी है, सैलरी में कितना आपकी सैलरी है, उसके ऊपर कितना टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ, अदर देन सैलरी आपका कितना टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, और टीसीएस की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, अगर आपका कोई टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट हुआ है तो, या फिर कोई अदर सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप लोगों ने पे किया है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपने कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटीज जो है वो वेरीफाई कर लेनी है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। देन आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जब आप जाओगे तो ये समरी डाटा एक तरीके से आपका आ जाएगा, आप इसको अच्छे से एनालाइज कर लेना। देन आपको प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको वेरीफाई करनी है अपनी रिटर्न, प्लेस डालना है। देन प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जब आप जाएंगे तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए। आधार ओटीपी से आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर लेंगे। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अदर आपकी कोई इनकम है या और किसी फॉर्म के अंदर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं वीडियो आप लोगों को ला करके दूंगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।